नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का नाम भले ही कितनी बार बदला हो, लेकिन यहां हालात सालों से नहीं बदले। सालों से मध्य प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित ही नहीं हुई हैं। दिन रात अभ्यर्थी परीक्षाओं के इंतजार में तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल सिर्फ इन परीक्षाओं को टालता जा रहा है। ऐसे में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं या अगले कुछ महीनों में हो जाएंगे, जिससे उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आज का यह मुद्दा बहुत बड़ा है, कई लाख युवाओं से जुड़ा है। इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कैसे हमारे पिता हमें आस पड़ोस से पैसे लेकर हमें भेजते हैं, हमें पता जितना। मैं दिन दहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, उम्र हो गई है आपकी, अब बच्चों देखो, घर संभालो। प्रिंस सतना से भोपाल सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करने आए थे। 2017 में परीक्षा दी, पास नहीं हुए। भोपाल में रुककर तैयारी करने लगे। 2017 के बाद से अब तक भर्ती नहीं निकली है। घर के हालात ठीक नहीं हैं, सो पढ़ाई के साथ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिन भर मजदूरी, रात में पढ़ाई। परेशान है, कुछ सालों में ओवरएज हो जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी 2017 से कर रहा हूँ। कुछ क्षणिक मात्र नंबरों से रह जाने के कारण आज मेरी स्थिति आ गई है कि मैं दिन दहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ और आर्थिक स्थिति एक भी अच्छी नहीं है। जहाँ दुनिया चांद पे पहुँच रही है, वहाँ आज मेरे पास एक छोटा सा कीपैड मोबाइल है। मैं ओवर एज भी होने वाला हूँ। अगर जो सरकार 2-4 महीने में भर्ती नहीं दे रही है तो मैं ओवर एज हो जाऊँगा, फिर मैं किसी लायक नहीं रहूँगा। तो पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा मेरा सब बराबर हो जाएगा। 7 साल पहले अजीत उमरिया के एक छोटे से गांव से भोपाल के लिए सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे। भोपाल में एक छोटे से 8x10 के कमरे में रहकर सालों से पढ़ रहे हैं। 2017 के बाद से अब तक बस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने के इंतजार में है। अजीत 1 साल बाद ओवरएज हो जाएंगे। पिता छोटे किसान हैं, घर वालों की उम्मीद सालों पहले खत्म हुई। अब अजीत की भी हिम्मत जवाब देने लगी है। लगभग मुझे 8 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक इस भर्ती में कुछ भी अपडेट नहीं मिला मैम। और मैं इसी आस में हूँ कि ये बहुत जल्दी भर्ती आए, लेकिन हमारे कहीं से भी कोई स्रोत नहीं मिल रहा जिससे कि हम इस भर्ती की तैयारी कर पाएँ। और हमारी अभी उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। जैसे हमारी एज खत्म होगी, इसके बाद हमारे पास कोई चारा रहेगा नहीं। अब यहाँ 5 से 6 हज़ार हम हॉस्टल में चाहिए, इतना छोटा रूम के लिए हम लोग 3-3 हज़ार पे करते हैं। यहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता, इतना 3 हज़ार खाने के लिए पे करते हैं। मतलब क्या मोटा मोटा कहीं में तो हमारे पास बहुत दिक्कत समझ करना है। कैसे हमारे पिता हमें आस पड़ोस से पैसे लेकर हमें भेजते हैं, हमें पता जितना। सतना की रहने वाली पूजा कुशवाहा ने 2017 में महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। तैयारी करती रही, भर्ती नहीं निकली। घर वालों ने पूजा की शादी करवा दी। अब घर और बच्चों को संभालने के साथ पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन ये आखिरी साल था। अब अगले साल ओवरएज हो जाएंगी। आखिरी बार 2014 में सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी। मध्य प्रदेश से महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हूँ और 2017 से अभी वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं। 1 साल बचा है और घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, उम्र हो गई है आपकी, अब बच्चों देखो, घर संभालो, आपकी बस की नहीं है पढ़ाई, तो हम क्या करें। ये 3 चेहरे उन लाखों चेहरों के नुमाइंदे हैं जो उम्र और परीक्षा की तारीख से लड़ रहे हैं। वर्दी वाले पदों के लिए सामान्य उम्मीदवार 33 साल की उम्र में ओवरएज हो जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि रोजगार दफ्तरों में ही 26 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 2024 में 8 भर्ती परीक्षा होनी थी, 2 हुई। ग्रुप 3 की सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन के नतीजे नहीं आए। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट पेंडिंग है। 2023 में वन क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का रिजल्ट पेंडिंग है। 2 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। 2017 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड 26 लाख युवा जो है रजिस्टर्ड है और हर दिन उसमें रजिस्ट्रेशन उसमें बढ़ता जाता है। और बहुत सारे युवाओं का तो मोह भंग हो गए, तो बहुत सारे युवा जो है अब उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। तो जो वर्दीधारी नौकरियों में जो एज का क्राइटेरिया होता है बहुत फैक्टर करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपको जो एफिशिएंसी है फिजिकल की करने की, तमाम चीजें करने की, तो इससे लाखों युवा लोग लगभग हर साल जो है आउट होता जाता है। और जो अन्य भर्तियां होती हैं तो इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो उन भर्तियों की तैयारी करना भी छोड़ देते हैं। सरकार का दावा है कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
कर्मचारी चयन मंडल को इस साल 11,000 पदों के लिए 8 भर्ती परीक्षाएं करवानी थी। अब तक सिर्फ 2 हुई हैं। पिछले 10 साल में 2024 पहला ऐसा साल था जब अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल नहीं करवा पाया। निश्चित रूप से सरकार उसमें काम कर रही है और निश्चित समय सीमा में परीक्षाएं हो और उसका रिजल्ट भी समय सीमा में आना चाहिए और उसमें पर्याप्त पूर्णतः पारदर्शिता होना चाहिए। रिजल्ट समय पर आएगा तो उसको आगे के उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। सरकार निश्चित रूप से उन त्रुटियां तो है ही नहीं, पर त्रुटियां में अगर देरी होती है तो दूर करने का प्रयास करें। हमने जवाब के लिए चयन मंडल का भी दरवाजा खटखटाया, कैमरे पर तो नहीं लेकिन फोन पर। संचालक ESB ने कहा, हमसे एग्जाम या कोई अन्य जानकारी मांगी जाती है तो हम जरूर देते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप हो, हम सबको जानकारी देंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। परीक्षाओं को भी समय पर आयोजित करवाया जाएगा। जो जिला रोजगार कार्यालय हुआ करता था, आज आप ढूंढेंगे किसी भी जिले में तो आज आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं पाएगा। ये हकीकत है सरकार की, क्योंकि इन्हें वो बात ही नहीं करना। अगर वो अखबार छप जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं इनको जानकारी देनी पड़ेगी तो जवाब भी देना पड़ेगा। युवा पूछेगा कि भैया ये खाली जगह आप कब भर रहे हो, खाली पद कब भर रहे हो। शायद इसके लिए इस मोहन यादव सरकार इससे बचने के लिए ऐसा निरंतर कर रही है। देश में सारी परीक्षाएं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। नियम तो यही है कि हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। खामियाजा इसी साल मध्य प्रदेश के 2 लाख युवा भुगतेंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। इसके बाद अगर ESB ने जवाब दे भी दिया तो उस जवाब का ये युवा क्या करेंगे? गांव से ये सोचकर निकले थे कि कंधों पर सितारे होंगे, लेकिन शहर आकर मजदूरी करने को मजबूर ये छात्रों की उम्मीदें दिन प्रतिदिन टूटती जा रही हैं। वजह है कर्मचारी चयन मंडल की वो लेट लतीफ़ी, जिसके कारण स्टूडेंट्स अब सिर्फ ये सोचते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं, और जब तक होंगे वो तब तक ओवरेज तो नहीं हो जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। समस्या बड़ी गंभीर है। हमने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई और उसमें अगर आप गौर से देखें तो बहुत सी अहम चीजें हैं। जैसे ये साल गुजरते ही, यानी कि बस ये साल गुजरने वाला है, दिसंबर का महीना है, ले दे के 15 दिन बचे हैं, अब इस 20 दिन बचे हैं इस महीने को खत्म होने में, और 2 लाख युवा मध्य प्रदेश के ओवर एज हो जाएंगे, यानी फिर वो किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी उम्र गुजर जाएगी। इस साल में करीब करीब 8 भर्ती परीक्षा शेड्यूल थी। 11,000 पदों पर यह भर्ती निकलनी थी, लेकिन 2 अभी तक हुई हैं, 6 हो नहीं पाई। और ऐसे में कितनी उम्मीद आप लगा सकते हैं, कितनी आपको उम्मीद है कि अगले 20 दिन में ये 6 भर्ती परीक्षा हो जाएंगी? नामुमकिन सा लगता है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है और हम उनकी तरफ रुख करते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ MP यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मितेंद्र जी, शिवम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चर्चा में कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम जरा शिवम जी से कर लेते हैं। शिवम जी, अच्छा लगता है जब आप जैसे मितेंद्र जी जैसे युवा बैठते हैं। मुझे भी अपनी कैटेगरी में रखिए, मैं भी युवा ही हूं। लेकिन शिवम जी, अच्छी बात है कि कम से कम आप किसी सरकारी भर्ती की तैयारी में नहीं है, अन्यथा ओवर एज हो जाते, और सियासत में कम से कम एज कोई फैक्टर नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं, आपके साथ लगे रहिए सर। लेकिन बाकी युवाओं का क्या करें जो सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो रहे हैं? देखिए आसिफ जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार सदैव ही युवाओं से जुड़े हुए विषयों पर बेहद संवेदनशील रही है, और हमारी सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के पर्याप्त अवसर हों। युवाओं को अपने स्किल के आधार पर उनका न्यायोचित जो मानदेय है वह किसी भी रूप में मिल सके, इसकी मध्य प्रदेश की सरकार ने निरंतरता के साथ चिंता की है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर कोई भी, हमने देखा था कि कोविड के वर्षों में कई सारे युवा ओवर एज हो रहे थे, तो हमने पुलिस और इस प्रकार के शिक्षा विभाग की भर्तियों में उसमें एक छूट दी थी। अगर अभी भी कुछ युवाओं को कोई मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही हैं अथवा रिजल्ट अटका है, तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से भी इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेंगे, और जहां पर भी न्यायोचित आवश्यकता समझ में आएगी उसमें हम एज में एक रिलैक्सेशन देने पर भी पूरी गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
करेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, युवाओं से जुड़े हुए विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कदम आगे जाकर के निर्णय लेती है। इस प्रकार की चीजें अगर आज हमारे सामने आ रही हैं, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम देख रहे हैं कि देश से लेकर के विदेश तक में लगातार किस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अभी जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव उन्होंने की, तो सरकारी क्षेत्रों में तो मध्य प्रदेश में अभी 1 लाख हाजी ऊर्जा विभाग में भर्ती के जो नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले स्वास्थ्य में एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी क्षेत्र में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ लगातार मध्य प्रदेश की सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी सेवाओं में ज्यादा से मैंने कहा शिवम जी, जो आपने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर्ती निकालेंगे, वो आउटसोर्स वाले हैं ना, नियमित भर्ती तो नहीं होगी ना सर? उसमें डॉक्टर, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन सब बाहर से रखे जाएंगे? नहीं, नियमित देखिए नहीं, नियमित भर्ती के लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके वित्त विभाग को भेजा है और अब वह प्रक्रियाधीन है। हम देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में यह भर्ती की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और मध्य प्रदेश के इतिहास में अपने आप में वह रिकॉर्ड बनाने वाली भर्ती होने जा रही है। और इसके साथ एक छोटा सवाल मेरा और है शिवम जी आपसे। अनेक मापदंड शिवम जी, इस साल 2024 में कर्मचारी मंडल आयोग की तरफ से 8 भर्तियां शेड्यूल थी, 2 भर्तियां हो पाई हैं। ये साल खत्म होने में 20 दिन का वक्त बाकी रह गया है। क्या रफ्तार इतनी तेज है कि अगले 20 दिन में 6 भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, या फिर ये 24 वाली भर्तियां 25 में होंगी और फिर 25 वाली भर्तियां कब होंगी सर? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 2.5 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था और स्वाभाविक तौर पर इन 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन और कैलेंडर जारी करके स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से इन भर्तियों को करने की प्रोसेस की जाएगी। अभी नवंबर माह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में बहुत स्पष्टतापूर्वक एक बयान दिया था और उसके माध्यम से तमाम चीजें आज पब्लिक के डिस्क्लोजर में है और सब समझ रहे हैं कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को किया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस वर्ष में हमारे प्रदेश में चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, उसकी वजह से कई सारी चीजें हुई। कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है, कईयों में आरक्षण का विवाद है, कईयों में अन्य कारणों की वजह से। तो इन तमाम चीजों का निराकरण करके यथासंभव तरीके से अगर एज में रिलैक्सेशन देने की भी आवश्यकता पड़ेगी, विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने के पश्चात, तो सरकार उसमें भी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और मध्य प्रदेश के एक एक युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, आगे ले जाता हूं। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूर्णतः 2 चीजों का इस्तेमाल किया शिवम जी। एक तो आपने कहा कि अगर एज रिलैक्सेशन में कुछ हो सकेगा तो जरूर किया जाएगा, तो वो एक तो रिलैक्सेशन वाली बात, और जो दूसरे आपने कही कि चुनाव थे, तो फिर यही दोनों तर्क तो पूर्व की कमलनाथ सरकार से भी जुड़े हुए थे। 15 महीने की सरकार थी, उसमें भी चुनाव थे। और रही बात रिलैक्सेशन की, तो सर ये रिलैक्सेशन आप देते हैं क्या उस वक्त की सरकार को? जरा मितेंद्र जी से सवाल पूछ लूं। मितेंद्र जी, क्या यही आप एक्सक्यूज अभी भी देंगे कि हम तो 15 महीने ही थे, 5 साल होते तो ये कर देते, वो कर देते? उस वक्त कितनी भर्तियां निकाल पाए आप? क्योंकि शिकायत तो आपसे भी है युवाओं को। आसिफ भाई, पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि इस मुद्दे को आपने उठाया इस माध्यम से जी। जिस तरीके से हमारे भाई ने अपनी बात रखी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नाम बदलने से नौकरियां नहीं मिलती हैं। पहले नाम व्यापम था, अब इन्होंने मंडल कर दिया। सवाल ये है कि हम लोगों को 2 सेकंड के लिए पार्टी भाव से उठ के ये पूछना चाहिए कि उस किसान के बेटे का दर्द क्या है जिसने 7 साल से एसआई की भर्ती नहीं दी है। उस महिला का दर्द क्या है जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पर वो अपनी बेटी को पढ़ा के परीक्षा के लिए तैयारी करा रही है। हम और आप अपने जीवन में सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, पर ये बातें कर देना कि सरकार तैयारी कर रही है, योजना बना रही है, तो इनसे पूछिए कि नर्सिंग घोटाले में जो बेचारे 4 साल का गैप बच्चों को मिला कि फर्स्ट ईयर का पेपर 2024 में खत्म हुआ है, तो हम किस तरफ नौजवानों को लेके जाना चाह रहे हैं कि 4-4 साल के गैप में फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है। और दूसरी बात, मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि इस समय हमें सरकार को ये बताने की ज्यादा आवश्यकता है कि अगर मध्य प्रदेश का नौजवान को आप बेरोजगार बना रहे हैं, वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हिसाब पूछेगी कि आप ये समझिए 6.5 लाख आवेदन कांस्टेबल के लिए आए थे 2017 में, भर्ती नहीं हुई। फिर से 5.5 लाख फिर कांस्टेबल के आवेदन आए, अब जाके कांस्टेबल की 7 साल में एग्जाम हुए हैं। अब एसआई की तो 7 साल में भर्ती ही नहीं निकली है। सवाल ये है कि आपकी क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं? हजारों जुमले, हजारों वादे भाजपा 25 साल में कर चुकी है मेरे भाई।
इस समय नौजवान आप भी हैं, मैं भी हूं, आप उनकी पीड़ा समझिए। उनकी पीड़ा ये है कि कहीं पर भी इस 1 साल में सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं आई। और जो 2.5 लाख की बात मेरे भाई आपने की, ये वादा सरकार को इसी साल निभाना था। ये तो इलेक्शन तो प्रोसेस है, ये 25 साल से भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सवाल ये है कि हम किस तरीके से आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आके मैं आपको सुनाऊं, आप मुझे सुनाओ, ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 26 लाख लोगों ने तो आपसे नौकरियां मांगी हैं, और ऐसे कई करोड़ों हैं जिन्होंने नौकरियां भी नहीं मांग पाई हैं, और साथ हाँ, में जिनका डेटा है ही नहीं सरकार के पास। मैं ये भी एक सवाल है अपने आप में कि 26 लाख तो केवल वो संख्या है जो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा ऐसे कितने हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं। मितेंद्र जी, लौट रहा हूं आपके पास। इस डिबेट में हमारे साथ दिनेश सिंह चौहान साहब जुड़ गए हैं, बेरोजगार युवा संघ के तरफ से। दिनेश जी, आपका चर्चा में स्वागत करता हूं। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 26 लाख जिसका जिक्र अभी मितेंद्र जी ने किया, ये 26 लाख तो वो हैं जिनका डेटा सिर्फ हमारे पास है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया तो पता है, वरना 8 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में ये संख्या शायद इससे दुगनी, तिगुनी, चौगुनी भी हो सकती है। 1 लाख रोजगार हर साल दिया जाएगा, ये सरकार, ये बीजेपी का वादा था, या आप उससे दावा कहें, वादा कहें। 1 लाख रोजगार, अगर ये 1 लाख रोजगार हर साल मिल रहे हैं तो फिर ये तो संख्या घटनी चाहिए थी 26 लाख वाली, ये बढ़ती क्यों जा रही है? और देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले एनडीटीवी का कि इस मुद्दे पर जो चर्चा के लिए और इतना समय निकाला आप लोगों ने बेरोजगारी पर अलग से, क्योंकि आजकल मीडिया कहीं और बिजी, पर आपको भी से धन्यवाद। भरोसा रखिए सर। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं, ये इसमें कांग्रेस भी वाले भी बैठे हैं और बीजेपी वाले प्रवक्ता भी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, कांग्रेस से शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस प्रकार से बिना किसी प्लानिंग के एक रूल बनाया, और उस रूल के कारण आज भी 6 साल हो गए हैं, पहले 1.5 साल तक तो खुद कांग्रेस लटका के रखी उस गैजेट को, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हुए। और जब 15 महीने की सरकार थी, तो जब इतने ही युवा प्रिय थे, नौकरी के लिए इतने संवेदनशील थे, तो क्यों नहीं माननी कमलनाथ की पहली कलम जो है उसमें चली? क्या दिक्कत थी कि 15 महीने तक जो है सरकार उस पर अपनी साइन नहीं कर सकी? क्या दिक्कत थी कि जो पिछली भर्तियों को जो है उसने कंटिन्यू नहीं करा सकी? क्योंकि हमारा पहला आंदोलन कमलनाथ सरकार खिलाफ ही हुआ था। और उसके बाद जब मामा जी, सो कॉल्ड मामा जी जब आए, और उन्होंने हर साल बस एक ही वादा किया कि हम 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं, और 10,000 पदों पर भर्ती पूरी नहीं कर पाए। और बता दूं, जो डाटा है, आंकड़ा भी मैंने 26 लाख का जो जिक्र किया गया, 26 लाख नहीं, करोड़ों है। एक्चुअली कर ये रहे हैं कि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट पर संविदा के तौर पे भर के, कॉन्ट्रैक्ट पे भर के, या उनको डेली दिहाड़ी के तौर पे भर करके उनको काउंट कर रहे हैं इसको रेगुलर अपॉइंटमेंट में। सच्चाई ये है, और इस सच्चाई से बच रही है सरकार आज के समय में। और वो सरकार बताने का बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही है, बचाने डर भी इसलिए रही है क्योंकि जब इनसे आंकड़े मांगे जाते हैं जीएडी से, ये तीसरी बार है, आज की अखबार में पढ़िएगा, ये तीसरी बार है जब सरकार ने सामान्य प्रशासन से मांगा है कि कितने पद खाली हैं। अभी दिसंबर 2022 में मांगा था, तो 1 लाख पद, कम से कम 1 लाख से ज्यादा पद खाली बताए गए थे। लोकसभा में अपने रिप्लाई में मध्य प्रदेश के तरफ से सरकार ने कहा था कि 1.5 लाख पद तो मत शिक्षक भर्ती के खाली पद हैं, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के। और उन संविदा शिक्षकों को अगर आप सम्मिलित करके आंकड़ा बनाएंगे, और जितने भी ये संविदा के तौर पर, डेली दिहाड़ी के तौर पर, कलेक्टर रेट के तौर पर जो रख लिए जाते हैं, इनको भी अगर इंक्लूड कर देंगे, तो आपका आंकड़ा कहेगा कि हम 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए रोजगार दे चुके। रोजगार मेला लगाते हैं, 8,000 रुपए की नौकरी नहीं दिला पाते लोग। रोजगार मेला के नाम पर बस बच्चा जाता है, 2-4 पैसे जो उसके पास होता है वो भी जाके बर्बाद हो जाता है इनका। इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हर जिले से रोजगार कार्यालय बंद कर दिए हैं। पहले तो रोजगार कार्यालय होते थे, रोजगार कार्यालय जाके आप पंजीयन करा सकते थे, लेकिन अब कहा नहीं, अब आप जो है सिर्फ ऑनलाइन कराइए, और ऑनलाइन कराने के बाद उसको रख लीजिए, और उसको रखने के बाद कोई उसका महत्व नहीं है, ना ही कोई उसको कभी पूछता है कि आपके पास बेरोजगार का अगर सर्टिफिकेट है तो आओ हम आपको नौकरी दिला देते हैं। संविदा में एक और बड़ा दर्द है, भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलता है। मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ जो डेली में जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन हूँ नहीं, मैं मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा के अध्यक्ष के तौर पर बता रहा हूँ, जो कि उसमें हर व्यक्ति, चाहे मेरे भाई साहब के साथ भी रहने वाले व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से रहने वाले व्यक्ति जुड़े, सब जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी घातक चीज होती है, वो ये नहीं देख के आती किस नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और इस बेरोजगारी का दंश कैसे झेल रहे हैं अजीत कुमार और प्रिंस गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजीत कुमार जी और प्रिंस गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, आप दोनों का स्वागत करता हूं। पहले तो सवाल मेरा अजीत जी आपसे है। अजीत जी, मुझे जरा कम शब्दों में ये बताइए
कि किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कितने महीने कितने साल आपके पास बचे हुए एज के तौर पे? सर लगभग मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एमपी समस्या की तैयारी कर रहा हूँ। और इसकी जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2017 में आई थी सर, 2017 में। उसके मेरा अभी लगभग मुझे मुश्किल से 1-2 साल और बचे हैं। इसके बाद मेरी जो एज होगी वो पूरी क्या खत्म हो जाएगी। जो 33 वर्ष की आयु होती सामान्य के लिए वो खत्म हो जाएगी। मैं लगभग 2017 से वेट करूँगा। 2017 के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तमाम चीज़ें हो गई थी। इस पर सोचा चलिए 2018 में आएगी, 19 में आएगी, 20 में, चलिए 21-22 मान लीजिए आपका किसमें कोरोना पर चला गया, लेकिन 23 चला गया, 24 से खत्म होने वाला सर। लेकिन एसआई की भर्ती जो 8 सालों से दिख ही नहीं रही है, ये आपका 24 में खत्म होने वाला, मतलब 8वां साल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक एसआई की भर्ती को कहाँ क्या ग्रहण लगा अभी तक पता नहीं। कहते जब भी पूछा जाता है कि एसआई भर्ती क्या चल रहा है तो कहीं कह देंगे सर अभी सिलेबस में चेंजेस हो रहा है, पारदर्शिता दिखाने के लिए हम इसमें कुछ सिलेबस चेंज कर रहे हैं, कुछ इसमें प्री मेंस का कुछ सिस्टम ला रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से घुमाए फिराए जा रहा है मतलब। और कभी भी ये जो एसआई की भर्ती है अखबारों तक सीमित कर दी गई है, इसको कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा। जैसे 1 लाख प्रिंस जी, यही सवाल मेरा आपसे है, कितनी एज रह गई आपकी और किस भर्ती की तैयारी कर रहे थे? जी सर मैं 2017 से तैयारी के उसमें किया था। मैं 2017 में एमपीएसआई के कुछ नंबरों से रह गया था सर। तब से मैं अपने घर से दूर यहाँ भोपाल पे रह के तैयारी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज 7.5 साल हो गए हैं सर। मैं ओवर एज होने वाला हूँ सर। ऐसी स्थिति आ गई है कि सर मुझे पढ़ाई के लिए सर मजदूरी के लिए बेबस होना पड़ रहा है सर कंटिन्यू, क्योंकि इतना डिप्रेशन और घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। मानसिक मेंटलिटी सारी चीज़ें हर भर्ती आती है सर, लेकिन रोज अखबारों पे हर दिन भर्ती आती है, पर वो एमपी पीवीबी के व्यापम के साइट पे कभी नहीं आती सर। तो हालत ऐसी हो चुकी है कि मेंटलिटी और मानसिक डिप्रेशन भी सर इस तरह जूझ रहे हैं कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता सर। 1-2 महीने बाद ओवर एज हो जाएंगे सर। ठीक है शिवम जी, देखिए एक फैक्ट ये कहता है कि अगर क्षमता के अनुरूप आपको पगार नहीं मिल रही है, पोस्ट नौकरी नहीं मिल रही है, तब भी आप बेरोजगार ही माने जाएंगे। ये स्थिति देख लीजिए सर कि आए थे एसआई भर्ती के लिए, कंधों पे सितारे लगाने के सपने थे, लेकिन जो धुंधले सितारे थे, अपने तारे थे छोटे मोटे, वो भी एकदम गर्दिश में चले गए हैं। अब भी आप कहते हैं कि हाँ वादे हैं, आगे होगा, कब होगा। ये 2 तो मैंने आपके सामने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, प्रिंस जी और अजीत जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों बेरोजगार बैठे हैं अभी एमपी के। देखिए पहली चीज तो यह है आसिफ जी की करोड़ों संख्या में बेरोजगार नहीं हो सकते। इससे पहले भी आपने कहा था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हर चीज का एक तथ्यात्मक डाटा होता है। आप दे दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश की सितंबर महीने की आसिफ जी, उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात ने देश में सबसे कम बेरोजगारी की जो दर है उसको अकाउंट किया है। मैं ये नहीं कहता, मैंने अरे आप सुनिए दिनेश जी देखिए, ये अगर राजनीतिक रूप से डिबेट करना चाहते हैं, मैं तो इनकी संवेदना और करुणा को समझ रहा हूं। अगर एक व्यक्ति भी अपने संघर्ष का जो उसका परिणाम है उसको वो नहीं मिलता तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वह सहानुभूति का विषय है और हम उसके लिए पूरी संवेदना रखते हैं। लेकिन जो बृहत्तर तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयास रहे हैं उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पर पुरजोर प्रयास किया है, चाहे सरकारी सेवाओं में पर्याप्त संख्या में भर्तियों को आमंत्रित करने का विषय हो अथवा निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर को सृजित करने का विषय हो। मध्य प्रदेश की सरकार दोनों ही मोर्चों पर अव्वल रही है और मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है गुजरात के साथ, जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक एक घटना, एक एक इस प्रकार का जो इंस्टेंस है हमारे लिए पीड़ादायी है कि अगर एक भी छात्र अपने मेहनत के पश्चात कोई उसकी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, न्यायालयीन मामला विचाराधीन होने की वजह से या उस तत्कालीन 2 बातें हैं सर। पहली बात यह कि भर्ती प्रक्रिया अगर पहले ही इतनी पारदर्शी हो तो उसमें दिक्कत ही क्या, कोर्ट क्यों जाएगी? नियमों का पालन होगा तो कोर्ट क्यों जाएगा, कोई मसला। लेकिन आजकल हर भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट निकलने के बाद कोर्ट चली जाती है। मैं मितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मितेंद्र जी, सरकार की अगर मंशा में कोई समस्या नहीं है तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी को टाइट करिए ना। आप अगर 7-8 साल से एसआई की भर्ती नहीं निकाल पा रहे तो उसकी 2 वजह हैं, या तो इच्छा शक्ति नहीं है या फिर आपको एसआई की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं आसिफ भाई, अगर आपको याद हो तो 30 अगस्त को मैंने 20,000 लड़कों के साथ आंदोलन किया था भोपाल के अंदर नर्सिंग घोटाला को लेके और ऐसी बेरोजगारी की आवाज उठाई थी। और जैसे कि मेरे दिनेश भाई ने कहा है, मैं दिनेश भाई की जानकारी दे देता हूं, 80,000 पदों पे कमलनाथ जी ने साइन किया था
भर्ती के लिए आप अपना डेटा चेक करिएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार होने के कारण साइन करके गए थे पर वो लागू नहीं हो पाई, सरकार गिर गई थी। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे भाई ने सर्वे रिपोर्ट दिखाई, मैं 2 मिनट कहना चाहता हूं कि अपन को थोड़ी सी भी शर्म लिहाज नहीं है कि अजीत और प्रिंस जैसे भाई बगल में बैठे हैं, हम उनसे क्या संवेदना रख रहे हैं? हम उनसे ये संवेदना रख रहे हैं कि उनको हम रिपोर्ट बता रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं आपको सफलता की भी ऐसी कहानियां लाके बिठा दूंगा। मध्य प्रदेश को देखने का चश्मा कांग्रेस को सुधारने की आवश्यकता है। आप लोग जिस प्रकार से उत्पाद मध्य प्रदेश को मचाना चाहते हैं, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने देखिए, ये तो जनता ने जिम्मेदारी दी उनको कि अगर कहीं दिक्कत है तो वो विपक्ष में इसीलिए जिम्मेदारी दी है। क्या शिवम भाई, आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे। जनता ने हुड़दंगई करने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी आसिफ जी, जनता ने जिम्मेदारी दी है निष्ठा पूर्वक मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज को रखने का, और कांग्रेस उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बातें मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, 2.5 लाख नौकरियां दीजिए, और इनकी जो ओवर एज 2.5 लाख नौकरियां तो हमने 1 लाख नौकरियां ऊर्जा विभाग में, अन्य विभागों से 2 लाख नौकरियों से ज्यादा का नोटिफिकेशन वर्तमान वर्ष में कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे तो जब बार-बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस साल की शेड्यूल जो भर्तियां वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, तो शिवम जी आप कुछ कहते नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सृजित कर रही है। मैं सिर्फ एक मुद्दे पे उससे कुछ निकलेगा क्या? एक मिनट आप दोनों रुक जाइए, एक मिनट। दिनेश जी, मैं आपको एक छोटा सवाल पूछता हूं आपसे, बड़ी सीधे सा। देखिए, आप भी अगर जिम्मेदारी डालने पे आएंगे तो फिर ये आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन बैठेंगे, कुछ निकलने वाला नहीं। आप मुझे 2 सुझाव बता दीजिए जिससे कुछ अगर हो सके इन बेरोजगारों का, कुछ अगर हो सके तो। कुछ है सुझाव आपके पास? सबसे पहला 2023 में जो एग्जाम लिए हैं मई जून में, मध्य प्रदेश वन रक्षक, मध्य प्रदेश उप जेल अधीक्षक और जो है फॉरेस्ट गार्ड क्षेत्र रक्षक का, ये 3 एग्जाम कंबाइन करके लिए मई में, फिजिकल करवा लिया, सब कुछ का। साल भर से रिजल्ट रुका हुआ है, वो बच्चों को रिजल्ट तो दे दो, उसको पता चल जाए मैं इन हूं कि आउट हूं। अब इसमें कौन सी चीज का अंत करना? व्यापम को एक छोटा सा अगर ये चीज समझा दिया जाए, ऊपर से अगर इसको बोल दिया जाए कि भाई जो रिजल्ट आप करते हो, जो आप एग्जाम लेते हो, उसका टाइमली रिजल्ट जारी कर दो। यूपीएससी भी एग्जाम कराता है, आज एग्जाम कराता है, 15 दिन में प्री का रिजल्ट देता है, दूसरे महीने में मेंस का रिजल्ट, मेंस का नोटिफिकेशन जारी करता है, 3 मतलब साल भर में पूरी प्रक्रिया है, प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट कर देता है। आप एक लेवल की अगर भर्ती नहीं करवा पा रहे तो कितनी बड़ी समस्या की बात है। नहीं, ठीक बात है ये कि देखिए भर्ती निकालने गलत चीज है, लेकिन जो परीक्षाएं करा दी कम से कम उसका नतीजा अगर टाइमली नहीं आता है तो फिर तो सवाल उठेंगे। लेकिन अब जैसा शिवम जी वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो जरा आने वाले दिनों में देख लेते हैं कि ये दावे कितने फलीभूत होते हैं। बाकी इस साल को तो आप गुजरा हुआ साल ही मानिए। 24 की भर्तियां 25 में जाएंगी तो फिर 25 की भर्तियां भी 25 में होंगी क्या, ये जरा देखना होगा। बाकी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम जी, मितेंद्र जी और दिनेश जी, आपका धन्यवाद। अजीत जी, प्रिंस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट का हिस्सा बने। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।